Hello students and welcome to Supporting Learners. You're watching the part 13 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. This is the second video on the topic transport across plasma membrane, and today we are going to discuss about osmosis. तो ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं. ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है. डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स की या मटेरियल्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, राइट. और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का. क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है. ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन until equilibrium is reached. Okay, so osmosis जो है, osmosis में water molecules की movement होती है. Very important point. कहाँ से कहाँ तक? जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन लो है. और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, बट ऑस्मोसिस में अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिविंग सिस्टम्स में हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, इस ऑस्मोसिस को हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू. अब इस डायग्राम में जो है यहाँ पर आप देखो दो सॉल्यूशंस हैं ए और बी. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ए एंड दिस इज द सॉल्यूशन बी. और ये दोनों सॉल्यूशंस सेपरेटेड हैं बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम. ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन ए में सिर्फ हमने वाटर ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हमने कोई भी सॉल्यूट नहीं ऐड किया हुआ. तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट तो हमने ऐड किया ही नहीं है, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स 0 है. वहीं पर अगर आप सॉल्यूशन बी में देखोगे तो सॉल्यूशन बी में हमने सॉल्यूट ऐड किया हुआ है. अब यहाँ पर वाटर के तो मॉलिक्यूल्स 24 ही हैं, वाटर तो हमने उतना ही ऐड किया हुआ है, बट यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5. ये जो आपको पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं. अब होता क्या है कि जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स एक सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो दैट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड विद 1 सॉल्यूट मॉलिक्यूल. तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट नहीं हुए सॉल्यूट के साथ, वो क्या कहलाते हैं? फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. यहाँ पर 4 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है, वो एसोसिएटेड हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ. और यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्यूशन ए में तो यहाँ पर सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, सो वाटर की मूवमेंट यहाँ पर कहाँ से कहाँ होगी? वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन. ठीक है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पर ए टू बी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की नेट मूवमेंट. अब यहाँ पर नेट मूवमेंट का मतलब क्या है? देखो, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ए से बी ही वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं और बी के वाटर मॉलिक्यूल्स ए में मूव नहीं कर सकते हैं. नो, मूवमेंट दोनों तरफ पॉसिबल होती है, बट मोर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए विल मूव टू बी. ए के ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बी की तरफ, तो हम इसलिए कहते हैं कि नेट मूवमेंट जो है वो ए टू बी हो रही है. ठीक है, दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन. मूवमेंट दोनों तरफ हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की, बट नेट मूवमेंट जो है दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ high concentration to a region of low water concentration. ओके, इसी चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन समझने की कोशिश करते हैं. देखो, इसी डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर सॉल्यूशन ए में क्या था कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स 0 हैं, वेयर एज यहाँ पर सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5.
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ए में लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और सॉल्यूशन बी में क्या है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसको हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों कंसेप्ट्स को साथ में एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इफ दिस इज सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी, और यहाँ पर ए में क्या है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्लू से दिखाए गए हैं, और सॉल्यूशन बी में शुगर और वाटर दोनों की मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर यहाँ पर आप देखो ओवरऑल मूवमेंट या नेट मूवमेंट वाटर की हो रही है फ्रॉम ए टू बी, from a region of high water concentration to a region of low water concentration, or we can say that from a region of low sugar concentration to a region of high sugar concentration across a semi permeable membrane। तो दोनों टर्म्स में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अगर वाटर की कंसंट्रेशन के टर्म्स में आप ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हो तो वाटर की मूवमेंट हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होगी, और शुगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर डिफाइन कर रहे हो ऑस्मोसिस को, सो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। देखो ऑस्मोसिस में यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन अब इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इजी टर्म्स में। देखो यहाँ पर आपके पास दो बीकर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो बीकर्स हैं, बीकर ए एंड बीकर बी। पहले केस में आपने क्या किया हुआ है, केस 1 में आपने यहाँ पर 1 लीटर पानी डाला दोनों बीकर्स में, ठीक है, 1 लीटर वाटर दोनों बीकर्स में आपने डाला हुआ है, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इसके बाद आपने क्या करा, बीकर ए में आपने 1 स्पून सॉल्ट का डाला, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, और बीकर बी में आपने क्या किया, 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट डाला, 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट। अब अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को टेस्ट करोगे तो आपको कौन सा ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, द सॉल्यूशन ऑफ बीकर बी। जो ये बी सॉल्यूशन है ये आपको ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। क्यों, सीधी सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट है, यहाँ पर 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट है, और यहाँ पर बीकर ए में 1 स्पून ऑफ सॉल्ट आपने डाला। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बी सॉल्यूशन है दैट इज़ अ कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, और बीकर ए में जो सॉल्यूशन है दैट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो दोनों बीकर्स में वाटर तो आपने सेम रखा, 1 लीटर वाटर रखा, बट बीकर में आपने ज़्यादा सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट ऐड करा, वो सॉल्यूशन क्या बनेगा, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और जिसमें कम सॉल्ट ऐड किया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है। सेकंड केस में देखना, सेकंड केस में आपने अगेन 2 बीकर्स लिए, सेकंड केस में अगेन आपने 2 बीकर्स लिए, ठीक है, अगेन आपने 2 बीकर्स लिए, यहाँ पर बीकर ए और बीकर बी, ठीक है। इसमें आपने 1 लीटर पानी ऐड करा, एंड इस बीकर को आपने पूरा फुल फिल कर दिया, 2 लीटर पानी भर दिया इसमें, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ पर 1 स्पून सॉल्ट डाला, और बीकर बी में भी आपने 1 स्पून सॉल्ट डाला, ठीक है। यहाँ पर दोनों में आपने सॉल्ट इक्वल डाला हुआ है। अब ये सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के बाद अब जब आप इनको टेस्ट करोगे ए और बी बीकर को, तो कौन सा आपको ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, यस, ए वाला जो आपको बीकर में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो आपको ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। हालांकि दोनों में सॉल्ट सेम है, बट यहाँ पर पानी कम है, और यहाँ इस बीकर बी में पानी ज़्यादा है।
तो यहाँ पर इस केस में अब हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो बीकर ए में है दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एंड दिस बीकर बी में जो सॉल्यूशन है दैट इज अ कंपैरेटिवली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे आपने अपने लैब्स में भी देखा होगा, बोलते कौन ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और ये डाइल्यूट एसिड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब उसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, और जो आपका डाइल्यूट एसिड है उसमें वाटर प्लस एसिड है, तो उसमें वाटर ऐड होने की वजह से क्या है, दैट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट एसिड। सो दिस वाज अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सो ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है वहाँ पर। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं कि वाटर मूव करेगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये एक बीकर है, इसमें बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये साइड सोल्यूशन ए मान लो और ये सोल्यूशन बी मान लो। तो ये वाली जो साइड है इसमें आपके पास क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल्स जो रेड कलर से दिखाए हुए हैं, और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं। और वहीं यहाँ पर इस साइड पर देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और सॉल्यूट के यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सो ये डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है। और कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। तो वाटर वहीं पर वाटर वही बात है, मूव करेगा फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से यहाँ पर वाटर का लेवल राइज हो जाए, इस साइड पर वाटर का लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। जबकि सॉल्यूट मूव नहीं करेंगे। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पर इस साइड पर 3 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी 3 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वाटर की मूवमेंट जो है फ्रॉम डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कब तक होगी, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता। इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों साइड पर कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाती जब तक। बट क्या वाटर का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद? तो इसका आंसर है नहीं, वाटर का मूवमेंट होगा दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है, बट नेट मूवमेंट जीरो होगा। नेट मूवमेंट विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगी, यानी कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड से इस साइड पर गए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड से इस साइड आ गए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर 100 रुपीज़ दूँ, 100 रुपीज़ मैंने आपको दिए, उसके बाद आपने मुझे वो 100 रुपीज़ वापस कर दिए, तो नेट ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जीरो। एक्सचेंज तो हुआ मनी का, बट नेट एक्सचेंज जो है वो जीरो है। तो नेट मूवमेंट यहाँ पर जीरो रहेगी। आगे हम डिस्कस करते हैं दो और टर्म्स, टोनिसिटी और ऑस्मोलैरिटी। तो टोनिसिटी होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। और ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी इज अ मेजर ऑफ टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन और द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स dissolved in a specific amount of solution, that is called osmolarity। तो जब हम टोनिसिटी को एक मेजर दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में कितना केजी सॉल्यूट एडेड है, जब हमने ये यूनिट्स दे दिए लीटर केजी, तो ये मेजर जो हो गया ये होता है ऑस्मोलैरिटी। अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूशंस 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब पहले देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपर का मतलब होता है हाई और टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। टॉनिक मींस स्ट्रेंथ और टोनिसिटी,
ठीक है, टोनिसिटी अभी हमने डिस्कस करा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी काफ़ी हाई है तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब हाइपो मीन्स लो, ठीक है, एंड टॉनिक अगेन मीन्स स्ट्रेंथ और टोनिसिटी। सो ऐसा सोल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैरिटी कंपैरेटिवली लोअर है, ऐसा सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और थर्ड सब टाइप का सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक अगेन मीन्स स्ट्रेंथ। तो ऐसा सोल्यूशन जिसकी सेम ऑस्मोलैरिटी है दैट विल बी कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेट्स अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म्स इन मोर डिटेल। तो पहले देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मींस लेस एंड टॉनिक मींस स्ट्रेंथ। तो यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी टोनिसिटी काफी कम है, और टोनिसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ आपको येलो से शो करे हुए हैं, ये कम है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो ब्लू से शो करे हुए हैं ये ज़्यादा हैं। सो फ्यूअर सॉल्यूट्स एंड मोर सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब कि जिसकी टोनिसिटी उस सॉल्यूशन की काफ़ी हाई है। तो टोनिसिटी हाई होने का मतलब कि ज़्यादा उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द, और सॉल्वेंट जो है वो कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक में सेम स्ट्रेंथ होती है, दैट इज सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स। अब हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि ऑस्मोसिस को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। So osmosis is a net movement of water molecules across a semi-permeable membrane from hypotonic solution to a hypertonic solution until equilibrium is reached. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है। तो ऐसा सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सॉल्यूशन आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। और ये सॉल्यूशन जो है आपका, ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक क्यों, क्योंकि इसकी टोनिसिटी हाई, यहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं एज कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस में कहाँ से होगी, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ओवरऑल मूवमेंट वाटर की, from high water concentration to low water concentration, or hypotonic solution to hypertonic solution, or you can say from a dilute solution to a concentrated solution. So these were different types of definitions of osmosis in different terms. Okay, so that's it for today's video. I hope you were able to understand osmosis. If you find this video helpful, then please like this, share this, and subscribe to Supporting Learners. And if you haven't hit the bell icon, please hit the bell icon so that you don't miss any videos in future.